इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी आज हम लोग वो वाले न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जिनमें आपको सादा सादा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको बस उसमें फॉर्मूला पता है, वैल्यूज़ डालनी है और काम तुम्हारा ख़त्म। ठीक है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बहुत सारे बेसिक से फॉर्मूले पढ़े थे, राइट। जैसे कि फॉर्मूला नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो आपने पढ़ा था कि R इज इक्वल्स टू रो कैपिटल L बाय कैपिटल A। वैसे ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी क्लास 9 या क्लास 10 में, जब भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा। डन। ये कोई ऐसा पहली बार सुन रहे हो, पहली बार देख रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर इसी फॉर्मूले में एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है कि L बाय A ये तो वैसे का वैसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रो की जगह हम लिख देते हैं 1/K। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रो की जगह क्या वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 1/K। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि कई ऐसी किताबें हैं जहाँ पे ये जो वर्ड होता है आप लोगों का के, इसको थोड़ा सा इटैलिक फैशन में एक्चुअली लिखा जाता है। ठीक है, बहुत ही इटैलिक फैशन में लिखा जाता है, बट मैं इसको नॉर्मल के जैसे इसको सिम्बलाइज कर रही हूँ। डन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे ये जो रेशो होता है ना L बाय A का, इस L बाय A के रेशो को कहा जाता है सेल कांस्टेंट। कई बार आपको क्वेश्चन में आप पढ़ा हुआ आपको मिलेगा कि फलाना आप लोगों का एक कंडक्टिविटी सेल है, उस फलाने कंडक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट है वो इतना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये L बाय A है इसी को सेल कांस्टेंट कहते हैं, और मैनी टाइम्स इस L बाय A का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है आप लोगों का G स्टार। इसे थर्मोडायनेमिक्स में जो G था, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, उसके साथ कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। ठीक है, यहाँ पे G स्टार, यहाँ पे G स्टार का मतलब होता है आप लोगों का सेल कांस्टेंट। डन। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड खैर, जैसे अभी कई बार बोल देता है कि G स्टार की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब पूरी के पूरे L बाय A की वैल्यू आप लोगों की इतनी है। डन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, ये जो फॉर्मूला है कैपिटल R यानी कि रेजिस्टेंस, जिसको आप लिखते थे रो L बाय A, जिसे आप लिखते थे 1/K L बाय A, इसी फॉर्मूले में जो L बाय A है, अगर मैं इसको G स्टार कहने लगूँ तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि G स्टार अपॉन में कैपिटल K। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि रो इंटू G स्टार। तो कैसा है, मैं इतने सारे वेरियस फॉर्मूलेज आपको रट्टा मारने के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं सीधा कहूँगी कि R इक्वल टू रो L बाय A, ये पता होना चाहिए। L बाय A का मतलब G स्टार होता है, और यहाँ पे जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि रो को आप 1/K लिख सकते हो। बस आप इतनी चीज़ों को याद रखो और इतनी चीज़ों के बेसिस पर आप क्या करो, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दो, ख़त्म बात। आप 50 ठोक फॉर्मूले याद रखोगे, ऐसा हरकत कभी करना ही नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो डाउट और जो दूसरा कन्फ्यूजन होता है वो होता है कैपिटल G को लेकर। ठीक है, जो सबसे बड़ा डाउट या जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो होता है कैपिटल G को लेकर। अच्छा, क्यों मैम, क्या कन्फ्यूजन होता है? ये जो कैपिटल G है ना, इस कैपिटल G को कहा जाता है कंडक्टेंस। अब कैसा है, देखो, अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे किसी किताब में कंडक्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल C, तो आपको सिंबल के पीछे नहीं जाना है कि अच्छा ये सिंबल है, वो सिंबल है, फलाना सिंबल है, ढिमकाना सिंबल है। सिंबल के पीछे मत भागो, आप कोई एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखो कि अच्छा कंडक्टेंस यानी कि ये खत्म, सिंबल फिर चाहे उसका कोई भी हो। इसलिए मैं कह रही हूँ इन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने रट्टाफिकेशन की तो तुम गए, बट ठीक है।
कंडक्टेंस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस जो होता है यानी कि जो जी होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर किसी ने पूछा कि कंडक्टेंस क्या है तो कंडक्टेंस आपके कैपिटल आर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब कैपिटल आर के कितने सारे फॉर्मूले हैं? कैपिटल आर का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। तो कई बार कैसा होता है आप देखोगे कि आपको अलग अलग किताबों में ये फॉर्मूला दिखेगा कि जी इज इक्वल्स टू आपका ए अपॉन रो एल, और बच्चे इसको याद भी करते हैं। मैं कहती हूँ मत याद करो, आप सिर्फ जी इक्वल टू 1/r याद रखो। r की वैल्यू रो एल बाई ए है। अगर आपके क्वेश्चन में l दिया है, a दिया है, रो दिया है तो आप पुट करो, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कई बार बच्चे ये याद करते हुए दिखते हैं कि g इज इक्वल्स टू कितना आप लोगों का k a अपॉन l। मत याद करो, फॉर्मूले से बोल रही हो ना, याद ही मत करो, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन सेट किए जा सकते हैं कि तुम क्या क्या याद रखोगे बताओ, है ना? तुम क्या क्या याद रखोगे? तुम याद ही नहीं रख पाओगे इतना सारा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इतने सारे चीज़ों के चक्कर में आप ना पड़े। अच्छा हाँ, एक चीज़ मेरा बताना रह गया, यहाँ पे जो ये वर्ड है के, इस के का क्या नाम है? आपने डाल तो दिया यहाँ पे जो वर्ड है के, बट एक्चुअली में ये के का नाम क्या है? तो यहाँ पे इस के देखो दो नाम हैं। आप इसको सिंपली कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। ध्यान रखना, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों में डिफरेंस है। या फिर आप इसको स्पेसिफिक, ठीक है, कंडक्टेंस भी कह सकते हो। या तो कंडक्टिविटी कहो या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो, चॉइस आपकी है, ठीक है। लोग कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में कंफ्यूज जाते हैं, वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, खत्म। ये हो गया आपका के बारे में जानकारी। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या है आगे? पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तो इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैंने आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाई हैं। मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाई है, मैंने आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ाई है, उनके प्रॉपर तरीके से डेरिवेशंस पढ़ाए हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ाया है। अब अभी की क्लास में मैं वापस से तो ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर सकती ना, वो मतलब अगर अभी रिपीट करूँगी तो उस वक्त फिर पढ़ाने का सेंस ही क्या रह जाएगा। तुम खुद सोचो कि अच्छा मैम आप वापस से समझाइए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तुम अगर मांगोगे तो मैं तुम्हें लिंक्स फिर से फॉरवर्ड कर दूंगी कि अच्छा मैं भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं न्यूमेरिकल सिखाने बैठी हूँ, ना कि उसके पीछे की थ्योरी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ध्यान रखना ऐसा लगता है कि शब्द सारे एक ही हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का अगर आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है तो आप सिर्फ इतना सा याद रखिए, के मल्टीप्लाई बाय आपका 1000 डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, बस इतना सा। अब मैडम यहाँ पे सी क्या है? अब देखो यहाँ पे ये याद रखने लायक चीज़ है कि यहाँ पे सी का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन आपके पास दिया है, मतलब ऑब्वियस है कि आप किसी ना किसी सॉल्यूशन की ही कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे होगे ना, या उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे होगे। अब जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया कंडक्टेंस, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कंडक्टेंस शब्द ही हो, या आप इसको कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। आप किसी ना किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस या किसी ना किसी सॉल्यूशन की ही कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर रहे होगे। तो जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की आप कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, या कंडक्टेंस आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, राइट, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ये नॉर्मेलिटी है, ठीक है, ये नॉर्मेलिटी है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, ये उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या है? नॉर्मेलिटी है। डन। जो भी सॉल्यूशन आपके पास है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या है? ये नॉर्मेलिटी। बात खत्म हो जाती है यहीं पर, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे कई बार हम लोगों को क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी नहीं देता है, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपको इतनी बेसिक केमिस्ट्री आती है कि अगर आपको वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है,
तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकें और फिर उस नॉर्मेलिटी को यहाँ पुट करें। या फिर अगर आपको मोलैरिटी दी है तो पहले आप मोलैरिटी से पहले आप नॉर्मेलिटी निकालें। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसके लिए लगे तो मैं हिंट दे देती हूँ कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, है ना। इसीलिए तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि पेपर में आपको चीज़ें आपके गोदी में लाकर दे दी जाए कि लो भैया हो गया फलाना ढिमकाना, बात ख़त्म। आपको वहाँ पर चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे लिख सकता हूँ, वगैरह वगैरह। अगर हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ मोलर कंडक्टेंस की या फिर मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका भी वही सेम फॉर्मूला होता है K × 1000, बट वहाँ पे जो C होता है उस C का मतलब नॉर्मेलिटी नहीं होता, वहाँ पे उस पर्टिकुलर C का मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक है, वहाँ पे उस C का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। वहाँ पे उस C का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, जहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, ये जो K है, ठीक है, इस K को हमने क्या नाम दिया था, ऊपर देखो, हमने इसको नाम दिया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, हमने इसको नाम दिया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त आपका जो K होना चाहिए, उस K की जो यूनिट होनी चाहिए वो यूनिट होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखना, यूनिट क्या होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी की यूनिट तो डेफिनेटली पर लीटर ही होगी और नॉर्मेलिटी की यूनिट तो डेफिनेटली पर लीटर होगी, लेकिन जो यहाँ पे K की यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर होनी चाहिए। कई बार कैसा होता है कि मीटर में आता है, तो अगर मीटर में आए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाए और आपने वैसे का वैसे उठाकर पुट कर दिया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत। ठीक है, पांचवी चीज़ जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो मोलर और जो इक्विवेलेंट, ये दोनों प्रकार की कंडक्टिविटी पढ़ी है ना, जो आपने मोलर और ये जो इक्विवेलेंट दोनों प्रकार की कंडक्टिविटी पढ़ी, इन दोनों प्रकार की कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशनशिप तो खैर वो तो आसान ही है। देखो K जो है वो आता कहाँ से, आप इसमें पहले ध्यान दो। K जो है वो आप लोगों का आता है कैसे 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 1/K आपका आता है रो 1/K को करने पर। और तुम्हें जहाँ तक पता है कि ये जो रो है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बराबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद आ रहा है 9th क्लास में या 10th क्लास में, जहाँ पे भी आपने ये रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सब पढ़ा होगा, वहाँ पे तुम्हें शायद याद होगा कि इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। इसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। तो एक प्रकार से ये जो रो है ना, बराबर, ये जो एक प्रकार से आप लोगों का रो है, ये रो एक प्रकार से कांस्टेंट है। अगर रो एक कांस्टेंट है और अगर आप 1/K कर रहे हो, अगर रो आप लोगों का एक कांस्टेंट है और अगर आप 1/K कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन का वो K भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। यहाँ काम करना है, ठीक है ना, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, 1 मिनट रुकोगे। कोई नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चली जाती हूँ। मेरे भैया थे ना, इसलिए नहीं चले। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो खुद मुझको ऊपर नीचे शिफ्ट होते होते काम करना पड़ रहा है, तो एक जगह कहीं बैठ के काम ही नहीं कर सकती। जब वो मुझे बोलते हैं हमारा नीचे का हो गया, तब मैं ऊपर, जब उनका ऊपर का हो जाता है तब मैं नीचे। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट ही होगा? जैसे मान लेते हैं अगर कोई एक सेल बन गया,
ठीक है, सेल तुम्हारे पास बन के तुम्हारे हाथों में रखा है, तो चाहे तुम उसका रो कैलकुलेट करो या चाहे मैं उसका रो कैलकुलेट करूं, हम दोनों के लिए वो सेम ही आएगा, है ना। उसका के हम दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। इसके अलावा के बारे में एक और जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो ये महाराज के होता है, ये होता है जी स्टार अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि जो सेल कांस्टेंट है, ठीक है, एल बाय ए, जी स्टार का मतलब क्या होता है, एल अपॉन ए, वो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, कहाँ से आया मैडम ये, अरे यार यहीं से तो आएगा सब कुछ, डन। तो ऐसे में जब आप ध्यान रखें कि जब आप के कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका जो एल है, ठीक है, आपका जो एल है ये एल किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। ये जो एरिया है ये किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। और जो ये रेजिस्टेंस है ये किस में होना चाहिए, ओहम्स में। तब जाके आपके जो के की वैल्यू आएगी इन दोनों पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करने के लिए ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, साइमन्स आपके सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। अदरवाइज चीज़ें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। ध्यान रखना। खैर, तो मैंने फॉर्मूले आप लोगों को रिकॉल करवा दिए हैं। अब हम लोग हमारी गाड़ी न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते एक आधी फार्मूला और मेरे ध्यान में आ जाए जो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं ये तो एक्सपेक्ट करूँगी ना कि तुम्हें बेसिक फार्मूले पता है, V इक्वल टू आई आर, Q इक्वल टू आई टी, राइट, बस ये बेसिक चीज़ें और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जैसे कि एक मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ रेजिस्टिविटी, ध्यान रखना एक एक वर्ड्स पर, ऑफ 0.8 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है, इज़ 2.5 इंटू 10 की पावर 3 ओहम्स, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका ये मोलर कंडक्टिविटी, या फिर कई किताबों में इसका सिंबल होता है लैम्बडा और फिर नीचे लिख के आता है एम, ठीक है। देखो, बैकग्राउंड में थोड़ी सी ठकपीट की आवाज़ होगी ही होगी। मैं अभी आपके छत पर आके बैठी हूँ और काम चल रहा है नीचे, ठीक है, लेकिन फिर भी साउंड कैंसलेशन पूरा नहीं है। मैं अपने घर पे काम नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ तो नॉर्मल सिग्नल नहीं मिलता है जियो का, हाँ। इंटरनेट तो दूर की बात, वो एक ऐसा उजड़ा बियाबान है जहाँ कोई कंपनी इंटरनेट कनेक्शन नहीं देती सिवाय वो साढ़े से UCN के अलावा। मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई इंटरनेट कनेक्टिविशन देने वाला कुछ मिल जाए अच्छा। UCN का मेरे भाई ने लगाया है, हर तीसरे दिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती ही रहती है। तो अब प्रॉपर कंपनी का तो अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसी जगह पे मैं काम करती हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, इसमें आपको रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दी है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है। तो हमें दिमाग में पता चल गया, अच्छा वो जो रो थी ना, आत्मा, उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं और उसका सिंबल है, मतलब उसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर 3। आपको चीज़ें दी गई हैं 0.8 मोलर, यानी कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मोलैरिटी दी हुई है कितनी, 0.8, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। अब बोल रहा है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। अब अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। क्या मोलर कंडक्टिविटी का तो जो फॉर्मूला अभी अभी मैडम ने लिखवाया है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है K मल्टीप्लाई बाई 1000, याद आ रहा है कुछ, हाँ, और डिवाइड बाय क्या है आप लोगों का, कंसंट्रेशन, यानी कि मोलैरिटी। याद आया, बिल्कुल याद आया। मोलैरिटी दी हुई है, 1000 से मुझे कोई मतलब नहीं है, बट इस क्वेश्चन में मुझे K नहीं दिया। बिना K के मैं यहाँ पे कैसे काम करूँ? तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, क्या मैं रो की वैल्यू से K निकाल सकती हूँ? तो तुम बोलोगे हाँ, रो जो होता है वो 1/K होता है। तो अगर तुमको रो पता है
और अगर आपको k निकालना है तो कैसे निकालोगे, k इक्वल टू 1/रो। तो रो कितना है आपका, रो है 2.5 इंटू 10⁻3, ये आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर देती हूँ तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। k कितना आएगा, 1/2.5 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1000, वो वैसे का वैसी कंसंट्रेशन मोलैरिटी वाली जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है 0.8। अब तुम देखो ये कितनी आसान मैथमेटिक्स है, ये कटा 2.5 का 0.8 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। चलो फटफट कर लेते हैं, कितना हो जाता है आपका 25 इंटू 4, ये होता था आपका 100, 25 इंटू 8 ये होगा 200, और आप 2 डेसिमल बाद लगाएंगे यानी कि 1/2। तो यहाँ से आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई 1/2 यानी कि 0.5। और अगर मान लेते हैं मेरे को इसको पावर में एक्सप्रेस करना है तो 5 इंटू 10⁻⁻1, दिस विल बी माई आंसर। और ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपके एंट्रेंस वगैरह में भी, बट उस वक्त ये छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स हमें याद ही नहीं आती है क्योंकि हमें फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं कि किसके बीच का क्या रिलेशनशिप है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यूनिट। मैंने जब एक एक टॉपिक सिखाया है ना तो मैंने एक एक टॉपिक में ये भी सिखाया है कि किसकी यूनिट क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा कि किसकी यूनिट क्या है। तो इस हिसाब से अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में बात करूँ तो वो होती है ओहम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूनिट रटो, यूनिट्स खुद भी डिराइव की जा सकती है फॉर्मूले में, वैल्यू यूनिट्स पुट कर करके जितना काट काट के। अगर कोई ऐसा है कि जिसको ये जानना है कि कैसे आप ये यूनिट डिराइव कर सकते हो तो भाई वो पुराने वीडियोस देख सकता है, पुरानी नोट्स कॉपी देख सकता है। हर एक वीडियो में हर एक जगह पे मैंने यूनिट्स डिराइव करवाई है, कहीं भी मैंने डायरेक्ट काम नहीं किया है। चलो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वन नॉर्मल सोल्यूशन, देखो कैपिटल N है यानी कि नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि एक सॉल्ट सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी है फिर सही उसका रेजिस्टेंस है 50 ओहम, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमने ऊपर क्या कैलकुलेट किया, मोलर कंडक्टेंस। अभी हम लोग नीचे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर वो ये कहना चाह रहा है इफ़ द 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, अब ऑब्वियस है कि किसी सेल में इलेक्ट्रोड्स तो होंगी ही होंगी, है ना। अगर आपको 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक मिनट, हेलो हेलो, अच्छा एक मिनट, कितना पेमेंट करना है, ठीक है मैं आती हूँ, 2 मिनट रुकोगे। अगेन मुझे एक जगह पेमेंट करनी है, वो मैं करके आती हूँ।
चलो वापस बैक। 2 मिनट बस सांस लेने तक का वक्त दो। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि उस सोल्यूशन में जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल की गई हैं वो 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, इसका मतलब 2 मिनट, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस जो वो है वो दिया जा रहा है 2.1 सेंटीमीटर एंड और वहाँ पे ईच हैविंग एरिया ऑफ 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया कितना दे रहा है 4.2। तो देखो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि ये डन। इसका फॉर्मूला होता है K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है 1, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील। बिग डील इज़ कि आपको K की वैल्यू दी है क्या। अरे यार मैडम K की वैल्यू तो नहीं दी, पिछली बार आपको रो की वैल्यू दी थी तो आपने K निकाल लिया, इस बार तो रो भी नहीं दिया है। तो इस बार देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया है। इस बार सवाल में दिया है रेजिस्टेंस कितने का, 50 ओम का, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है 50 ओम्स। डन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सेल है या जहाँ पे भी आपका वो डिप किया गया है वहाँ पे उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि L, ये आपको दिया हुआ है कितना 2.1 सेंटीमीटर, एक इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच का। हैविंग एरिया ऑफ, मतलब उन इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना दिया है आपको 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ बता दूँ, मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होती है कि जब ये एरिया दिया होता है ना 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच, तो वो इसको पता नहीं क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि वहाँ पे तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड्स है। तो कृपया करके ये गलती आप ना करें। अब हमें K कैलकुलेट करना है, तो K कैसे कैलकुलेट करते हैं। K का एक और फॉर्मूला होता है G स्टार अपॉन में कैपिटल R, और G स्टार का फॉर्मूला होता है L अपॉन में A अपॉन में कैपिटल R। तो इससे K का फॉर्मूला बन गया L अपॉन में A इंटू कैपिटल R। L आपको कितना दिया है 2.1, A आपको कितना दिया है 4.2, R आपको कितना दिया है 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिलेशन करने के बाद 1, ये 2, तो 50 इंटू 2 दैट इज़ 100। ये आ गई यहाँ से आपके K की वैल्यू, ख़त्म हो गई कहानी। अब K की वैल्यू निकालने के बाद इस सवाल में कुछ भी नहीं बचा। इस पर्टिकुलर K की वैल्यू जो कि आई है 1/100, इसको लेकर जाओ और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करो। तो K कितना है 1/100 यानी कि 10 की पावर -2 इंटू में 1000 यानी कि 10 की पावर 3 अपॉन में नॉर्मेलिटी जो कि ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो आएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है वो है 10। तो हमने जो भी 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इन दोनों क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालना है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालना है हमने ये नहीं सीखा। हमने ये सीखा कि किस तरीके से अलग अलग कंडीशंस में आपको K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि बेसिक केमिस्ट्री आपको आती है, जो कि मैंने करवाई है, मोल कंसेप्ट में करवाई है, रेडॉक्स में करवाई है, सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ में करवाई है। मोलैरिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, कि कल को अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मोलैरिटी निकालने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, नॉर्मेलिटी निकालने की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो कम से कम आप घूम फिर कर वो सब निकाल तो सको।
चलो नेक्स्ट मामले में मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किस केस में होगी ये आपको बताना है. पहला ऑप्शन 0.08 मोलर, आपको एक सोल्यूशन दिया है जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप लोगों के पास दी हुई है 2 × 10⁻². ठीक है, ओम इनवर्स. यूनिट्स लिखते चलें जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी. अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे आपको यूनिट्स याद पेपर के दिन भी नहीं रहेगी. 0.1 मोलर का आपका सोल्यूशन है और वहाँ पे उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है 50. ठीक है, ख़त्म. अब आपको ये बताना है कि दोनों केस में से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो होती है उसका के. आप के निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो. तो यहाँ पे आपको सेकंड केस में दिया हुआ है गिवन रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रो. मतलब ये आपको जो 50 वैल्यू दी है ये आपको क्या दी है, रो की वैल्यू दी है. आपको यहाँ से के कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, के. क्या आप के कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं. हमने देखो पहले न्यूमेरिकल में रो से के कैसे कैलकुलेट करते हैं यही तो सीखा था, है ना. तो यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो रो इक्वल टू 1/k का कंसेप्ट इस्तेमाल करिए. जब के आ जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. डन. अच्छा, इसके अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे आपको ये 2 × 10⁻² आपको दी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब ही होता है के. मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या दे के रखा है, के की वैल्यू दे के रखा है. डायरेक्टली आपको क्या दी है उसने, के की वैल्यू. मतलब इस बार वो जो ताम झाम होता था ना, ये निकालो वो निकालो फलाना करो ढिमकाना करो, वो सब की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको दिया है. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तुमको कोई दिक्कत होगी, तुम फटाफट इस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे. तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ. जब अभी तुम कॉपी चेकिंग करवाओगे तो कृपया करके इस क्वेश्चन की भी कॉपी चेकिंग करा लेना. देखते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा आती है. मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक मैंने जितनी भी बातचीत की है उसमें मैंने ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस पढ़ा दिया जो तुम्हारे सर से बाउंस हो गया. ऐसा मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हमारे सिलेबस में है जो हमारे सर से बाउंस हो जाएगी और हम बेचारे बैठे के बैठे रह जाएंगे. खैर, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं. बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये वाला सिंबल. ठीक है, एक KCl की आपको क्वेश्चन में दी हुई है 150 सीमेंस cm² मोल इनवर्स. क्वेश्चन देखो प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में है, बट मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट उसके गिवन डेटा के बारे में लिख रही हूँ. ठीक है, आपको मोलैरिटी इस पर्टिकुलर KCl की दी हुई है 0.01. ठीक है ना. अच्छा, और इसी पर्टिकुलर KCl सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है KCl सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो दिया है 190 ओम. और इस KCl के अलावा उसने एक और डेटा दिया हुआ है कि एक अमोनिया का सोल्यूशन है. देखो, अमोनिया ना एक गैस होती है. ठीक है, अमोनिया की गैस होती है. अगर आप ये बोलोगे कि मैडम अमोनिया का सोल्यूशन है तो ऐसे में अमोनिया का सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में आपको NH3 नहीं दिया है, NH3 + H2O दिया है. एंड NH3 + H2O इज़ इक्वल टू NH4OH. यानी कि अगर कोई तुमसे कहे कि वहाँ पे आपके पास अमोनिया का सोल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास वहाँ पे क्या है, NH4OH है. सो कभी किसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं मोलैरिटी नहीं दी हो और आपको मोलैरिटी निकालनी हो तो वहाँ पे आप NH3 लेके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ पे आप NH4OH को लेके सॉल्व करेंगे. ठीक है. अच्छा, और आपको इसी अमोनिया के सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है NH4OH वाले का रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है कितना, 2460 ओम्स. डन. ये जो आपके पास अमोनिया का सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी
ठीक है, इसकी मोलैरिटी आपको दी है 0.01 मोलर, है ना। अच्छा, और इसके अलावा आपको अमोनिया का जो सॉल्यूशन है, अगर आप ये सोचते हो कि इस अमोनिया के सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी दी है, तो यहाँ पे नहीं दी और दी जा भी नहीं सकती, क्योंकि ये भगवान कुछ टूटा नीचे लगता है, देखना पड़ेगा, लेकिन खैर बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी उसे देनी चाहिए थी, तो वो दे भी नहीं सकता, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं होती है, ध्यान रखना। बाप रे बाप, बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही है, मेरे को लगा कि मैं ही ना गिर जाऊँ पूरी छत के साथ नीचे। हे राम, ठीक है, तो उनकी आपको दी भी नहीं रहती है, तो इस डेटा के बदले में उसने आपको कोई दूसरा डेटा दे के रखा है। उसने ये बोला है कि मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्टली NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी तो नहीं दे सकता, उसके बदले में मैं आपको आयनिक कंडक्टेंस दे देता हूँ। मतलब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिन आयंस से मिलकर बना है, उन पर्टिकुलर आयंस की मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आयोनिक कंडक्टेंस दे देता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, दे दो भाई। तो उसने मुझको क्या किया, आयोनिक कंडक्टेंस जिससे वो सॉल्यूशन बना है वो मुझको दे दिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, ठीक है, मुझे KB कैलकुलेट करना है। अब तुम सोचोगे कि मैडम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बीच में आयोनिक इक्विलिब्रियम कहाँ से घुस गया, आप KB में कहाँ से आ गए। तो देखो, अब KB में आ तो गए हैं, अब KB निकालना तो है, तो KB निकालेंगे कैसे सोचो। लेकिन KB निकालने से ज़्यादा ज़रूरी, और अभी मतलब मैं क्या करूँ, मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेरा NH4OH है, उस NH4OH की मेरे पास कंडक्टिविटी नहीं है यार। बताओ ये कैसा सवाल है, इस NH4OH की मेरे पास क्या नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है। तो मुझे अब ये कंडक्टिविटी उस NH4OH की निकालनी पड़ेगी। डायरेक्टली दे देना चाहिए था उसने, बट अगर उसने मुझे डायरेक्टली नहीं दी, उसके बदले मुझे उसके आयंस दे दिए हैं, तो क्या मैं उस NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मुझे NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इसका मतलब मुझे आयोनिक कंडक्टेंस NH4 पॉजिटिव की और आयोनिक कंडक्टेंस OH नेगेटिव की आपस में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि कितना है, NH4 पॉजिटिव का 73.4, OH नेगेटिव का 198.6, दोनों को ऐड किया, ये आ गया 272। तो मुझे यहाँ से जो मेरा NH4OH है, उस NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी मिल गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो मुझे KB निकालना है, सीधी सीधी बात। KB के लिए आई नीड कंसंट्रेशन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, KB किसका, अमोनिया का। ऐसा नहीं कि मुझे KB चाहिए NH4OH का, नहीं, मुझे KB चाहिए है अमोनिया का, मुझे KB चाहिए है उस अमोनियम आयन का, NH4 आयन का। ठीक है, अमोनियम आयन का, राइट, अमोनियम आयन का चाहिए। अगर मुझे वो बोलता है NH4OH का चाहिए, तो मुझे NH4OH के KB में कोई दिक्कत नहीं होती, अमोनियम आयन का चाहिए। चलो ठीक है, तो अब ये निकाल लिया, अब आगे क्या करें। अब देखो, मैंने एक रिलेशनशिप लिखा कि K क्या होता है। तुमने कहा कि मैडम K G*/R होता है। मैंने कहा कि K यानी कि वो आपका सेल कांस्टेंट, ठीक है, किसका सेल कांस्टेंट, आपके NH4OH का इक्वल टू G*, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आप सोल्यूशन चेंज कर रहे हो तो उससे सेल के कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, R NH4OH का। ठीक है, अच्छा, इधर पे K किसका, आप लोगों का K, और कौन सा सोल्यूशन लिया है हम लोगों ने यहाँ पर, KCl, उसका G* अपॉन में R किसका, KCl का। अब आप इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो ले लो, यानी कि आप इन दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कर लो।
तो आ जाएगा के NH4OH का अपॉन में के आपके KCl का इक्वल टू में R KCl का अपॉन में R NH4OH का, दोनों को प्रॉपरली डिवाइड करना। मुझे दोनों के R दिए हुए हैं क्वेश्चन में, देखो पढ़ो कितना कितना दिया है। एक का R दिया है 190 और दूसरे का R दिया है 2460, तो यहाँ आ जाएगा 190 अपॉन में 2460। मुझे NH4OH का K नहीं दिया हुआ है इस सवाल में। अच्छा ठीक है, नहीं दिया है, लेकिन क्या मुझे इस सवाल में ये जो आपका KCl है, इस पर्टिकुलर KCl का K दिया है क्या? तो तुम बोलोगे यार मैडम आपको तो KCl का भी K नहीं पता। सही बात है, मुझे तो KCl का भी K नहीं पता। तो इस KCl के K को लेकिन निकालने के लिए मेरे पास डेटा दिया हुआ है। कैसा डेटा? आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है किसकी? KCl की, और हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी होती है K मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय उसकी मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी KCl की क्वेश्चन में आपको दी हुई है कितनी? 150। भले ही उसका K नहीं दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, इनटू में 1000। हाँ, लेकिन KCl की कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है चेक करो क्वेश्चन में, 0.01 यानी कि 10 की पावर -2। ठीक है, तो अगर मैं सादी मैथमेटिक्स करूँ तो यहाँ से KCl के K की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर -3। यानी कि इस पर्टिकुलर डेटा को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। अगर मैंने इस डेटा को यहाँ पुट किया तो यहाँ से मुझे K पता चल जाएगा किसका? मेरे NH4OH का। ये मेरे NH4OH के K की वैल्यू है। बट मुझे NH4OH के K की वैल्यू निकाल के क्या मिला? क्या मिला मैडम आपको? ताकि मैं NH4OH का क्या निकाल सकूं? मैं NH4OH की कंसंट्रेशन निकाल सकूं। देखो मुझे क्वेश्चन में NH4OH की कंसंट्रेशन, तुम बोलोगे मैडम लेकिन NH4OH की तो कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी दी थी, आप क्यों तमाशे कर रहे हो फालतू के, इधर उधर फलाना ढिमकाना। बराबर, ये आपको दी हुई थी, ये आइडियली इतनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन आपने डाला था क्वेश्चन में, बट एक्चुअल में उस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान कैलकुलेशन वाइज कितनी कंडक्टेंस या मैं कहूँ कंसंट्रेशन या कितनी मोलैरिटी आ रही है, एक बार वो भी तो निकाल लें। तुमने बोला चलो ठीक है लाओ निकालो। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी किसकी? NH4OH की इक्वल टू K किसका? NH4OH का मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में कितना आ जाएगा? मोलैरिटी किसकी? NH4OH की। भले ही आपको क्वेश्चन में NH4OH की मोलैरिटी दी है बट आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी देखो हमने ऐड करके निकाली थी, कितनी आई थी? 272। तो यहाँ पे आ जाएगा 272 इज इक्वल्स टू K। अभी मैंने ऊपर निकाला है, कितना आया है? 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 190 अपॉन में 2460 इंटू में 1000 अपॉन में आपकी मोलैरिटी यहाँ से आ जाएगी NH4OH की। कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि 12वीं कक्षा के बच्चे हो, बेसिक कैलकुलेशन प्लस माइनस की आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से जब मैंने मोलैरिटी कैलकुलेट करके निकाली, वाई डूइंग ऑल द कैलकुलेशन फ्रॉम माई कैलकुलेटर विच इज़ इन माई हैंड, तो मैंने देखा कि मेरी मोलैरिटी निकल के आ रही है 4.2 समथिंग इंटू 10 की पावर -4 मोलर। यानी कि ये मेरी मोलैरिटी निकल कर आई, बट जो क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था, जो मोलैरिटी मुझे NH4OH की क्वेश्चन में इनिशियली दी हुई थी, जो मेरे को गिवन था, वो कितनी थी? 0.01 मोलर। इसका मतलब मेरे पास अब NH4OH की, जिसका मुझे K भी कैलकुलेट करना है, मुझे इसकी 2 मोलैरिटीज़ पता है। तो तुम्हें याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल याद है। उस केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर मैं NH4OH को ब्रेक करूं तो ये ब्रेक होगा NH4 पॉजिटिव में प्लस ब्रेक होगा OH नेगेटिव में। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या लिखते थे? एट T = 0 इनिशियली। तो एक्चुअली में जो ये आपको गिवन है ना,
इस गिवन वाले डेटा को आपको अपना क्या लेना है, इनिशियली लेना है। यानी कि आपको इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन दी थी इतनी, उस वक्त ये दोनों तो क्या रहे होंगे, उस वक्त तो ये दोनों 0 0 रहे होंगे। जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची, कितने बजे पहुंची उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई तो उस वक्त आप गए, आपने पूछा कि भैया NH4OH तुम्हारी कितनी कंसंट्रेशन। तो NH4OH कहता है कि देखो, क्योंकि रिएक्शन धीरे 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 आगे जा रही थी, तो धीरे 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 मैं ख़त्म होते जा रहा था, तो धीरे धीरे मेरी क्वांटिटी कम होती गई। तुमने बोला कितनी कम हुई, तो उसने बोला कि मेरे अंदर से X गया, तो तुम्हारा NH4 पॉजिटिव कितना बना होगा, तुम्हारा NH4 पॉजिटिव X बना होगा। मैं ऐसी कोई हाई फंटूश बातें नहीं कर रही हूँ जो तुमको समझ में नहीं आ रही है। ये तभी आपको समझ में नहीं आएगा जब आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम याद नहीं होगा, ये तभी हो सकता है, अदरवाइज इसमें अभी याद नहीं आने लायक ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब जो कंसंट्रेशन आपने निकाली है ना, ये इतने ताम झाम करके दंड भेद लगाकर ये जो कंसंट्रेशन आपने निकाली है, यही बेसिकली इस क्वेश्चन में X है, जो रिएक्शन के होते होते ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ पे आपके X की वैल्यू है 4.2 इंटू 10 की पावर -4। खैर X की भी वैल्यूज़ होती हैं मेरे हिसाब से तो नहीं होती, बट अगर होती तो साथ में होते, है ना। तो ये हो गई आप लोगों की X की वैल्यू, ये हो गई X की वैल्यू। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ मैडम, अगेन तो भाई तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम में KB का एक्सप्रेशन लिखना सिखाए हैं, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को रिवाइज करो, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को रिवाइज करो। आपको KB की वैल्यू निकालना सिखाए हैं। क्या होगी KB की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन में NH4OH की कंसंट्रेशन। अब NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन X, OH नेगेटिव की X, इसकी 0.01 माइनस X, यानी कि बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, X स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस X। इस X की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका KB आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है पेपर में KB पूछे, पेपर में हो सकता है आपको PKB भी पूछ ले। अगर आपको क्वेश्चन में PKB पूछ लिया तो PKB होता है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KB, यानी कि KB निकालने के बाद उसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो वहाँ से जो डेटा आएगा वो आप लोगों का क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। थोड़ा सा लंबा सवाल था, बोर्ड्स में तो देखो इसके आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, इस टाइप का सवाल लंबा चौड़ा दिमाग घुमाऊ बोर्ड्स में तो खैर कभी नहीं आएगा। हाँ, बट थोड़े से भी अच्छे लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें माइट भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस अभी अपन आगे कंटिन्यू करते हैं फिर नए सवाल के साथ। देखो सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है, डेटा नए सवाल में, कि आपके पास एक बेस है, आपके पास एक बेस है जिस बेस का नाम है BOH। खैर ये ऐसा ही आवारा बेस है कहीं ना कहीं का, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा अब आगे, अब इस बेस BOH की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, इसकी कंसंट्रेशन आपको दी है, इसकी मोलैरिटी आपको दी हुई है, कितनी, 0.0312। डन। अच्छा, इस पर्टिकुलर बेस का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ध्यान रखना मैंने वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये आपको दिया है 0.0312। एक मिनट सॉरी माय मिस्टेक, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया है 1.53 इंटू 10 की पावर -4, और आपको इसी पर्टिकुलर बेस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितना, 236 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड अगेन इस क्वेश्चन में आपको KB निकालना है।
ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको 2 लोग दिए थे और फिर जो दूसरा था उसका आपको KB निकालना था विद डेटा यूजिंग ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर आपको दूसरा कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बेस BOH के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और सीधा सीधा आप लोगों को ये पूछना है कि भाई बता जो क्वेश्चन में मैं BOH यूज़ कर रहा हूँ उसका KB क्या होगा। तो देखो अभी अभी हमने सीखा कि अगर आपको KB निकालना है तो आपके पास जिस चीज़ का आपको KB निकालना है, पहले तो आपको उसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, है ना, आपको उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जो कि होगा B+ एंड OH नेगेटिव। फिर हम जानते हैं कि T = 0 वाली इनिशियल आपको क्या दी हुई होनी चाहिए, आप लोगों को क्या दी हुई होनी चाहिए, आपको उसकी BOH की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए बराबर इनिशियली। तो हमें इनिशियली BOH की मोलैरिटी दी हुई है कितनी, 0.0312, तो ये हम लोगों को दी हुई है। उस वक्त ये दोनों तो ज़ीरो रहे होंगे, बट जब चीज़ें इक्विलिब्रियम पे पहुंची होंगी तब इसमें से कुछ x माइनस हो गया होगा, बराबर कह रही हूँ, इसमें से कुछ x यहाँ बना होगा, कुछ x यहाँ बना होगा, बराबर। अच्छा ठीक है मैडम, लेकिन इस x की वैल्यू हमको नहीं पता। अब आपका क्या कहना है बताओ, इस x की वैल्यू तो हमको दी नहीं है, इस x की वैल्यू का अब हम क्या करें। अच्छा, ऊपर से यहाँ पे एक डेटा दे दिया आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो जब आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए KB वगैरह वाला, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ। वैसे KB वाला क्वेश्चन देखो बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन की आधी स्टेप आपके बोर्ड्स में ज़रूर आ सकती है, इस क्वेश्चन की आधी स्टेप, ठीक है। क्या है मैडम इस क्वेश्चन की आधी स्टेप, वो हम लोग देखो अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन की आधी स्टेप आपको ये आ सकती है कि आप इस क्वेश्चन में अल्फ़ा कैलकुलेट करिए। याद आ रहा है अल्फ़ा, अच्छा ये तो वही अल्फ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब क्योंकि आयंस की बात हो रही है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, याद आ रहा है। मतलब अगर आपको ये डेटा दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, तो आपकी बत्ती तुरंत चलनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में 100% आयनाइजेशन नहीं है, नो 100% आयनाइजेशन। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का जब मैंने KB कैलकुलेट किया था तो मैंने वहाँ पे अल्फ़ा को कंसीडर ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट नॉर्मल एक्सप्रेशन लिया, नॉर्मल लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट यहाँ पे अब मुझको अल्फ़ा को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि यही एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर x लेके बड़े मज़े से सॉल्व कर दिया था, यहाँ मैं x लेकर बड़े मज़े से सॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ x की जगह मुझे लेना पड़ेगा a अल्फ़ा, x की जगह लेना पड़ेगा a अल्फ़ा। यहाँ पे मतलब अल्फ़ा को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे अल्फ़ा को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो गई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। तो कई बार एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि अल्फ़ा कब इंक्लूड करें कब इंक्लूड नहीं करें। तो अगर डायरेक्टली अल्फ़ा दिया है तब तो अल्फ़ा को इंक्लूड करना ही है, बट अगर पता ही नहीं है, बताया ही नहीं है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा होगा या अल्फ़ा नहीं होगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में आपको अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला वर्ड दिख गया तो मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पे अल्फ़ा को आपको इंक्लूड करना है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन से समझ जाओ। लेकिन मैडम इनफाइनाइट डाइल्यूशन से समझ तो गए, लेकिन अल्फ़ा निकाले कैसे, क्वेश्चन में बताया भी तो नहीं है। 40%, 30%, 20% तो मैं कैसे निकालूं। अगर डायरेक्टली बोल देता कि 40% तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है 0.04, लेकिन यहाँ तो दिया ही नहीं है, मैं अल्फ़ा कैसे निकालूं। तो आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं ऊपर लिखवाना एक्चुअली भूल गई, माय मिस्टेक, ठीक है, कहाँ गया, ये 5वें नंबर पे अपन लिख लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो जो भी आपकी कंडक्टेंस आई, जो भी आपकी कंडक्टेंस आई आपकी वाया कैलकुलेशन, उसको आप डिवाइड कर दीजिए इन्फिनिटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टेंस से, आपका अल्फ़ा आ जाएगा।
तो अगर आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्फ़ा निकालना है तो पहले आपको आपकी वाली कंडक्टेंस पता होनी चाहिए। अब मैं अपनी खुद की कंडक्टेंस कैसे निकालूंगा, मैं बेचारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना, हाउ वी विल कैलकुलेट आवर कंडक्टेंस। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें सारा डेटा दिया है कैलकुलेट करने के लिए। कैसे मैडम, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब ही ये होता है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आपको के दिया है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको के दिया है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको डायरेक्टली के दिया है 1.53 10 की पावर -4 इंटू 1000 यानी कि 10 की पावर 3 अपॉन में मोलैरिटी जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है 0.0312। जब आप इस पूरे डेटा को सॉल्व करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि हम एक एक कैलकुलेशन हाथ से करें और फिर उसमें अपना समय बर्बाद करें, तो आप ये देखोगे कि ये आंसर आता है 4.9। यानी कि यहाँ से आपको अपनी कैलकुलेशन वाला ये क्या कहते हैं मिल गया। और अगर ये मिल गया है और अगर आपको अल्फ़ा निकालना है तो आपको अपनी कैलकुलेशन वाली कंडक्टिविटी को डिवाइड करना होगा इनफाइनाइट वाली से। ठीक है, तो आपकी वाली कितनी आई है 4.9, इनफाइनाइट वाली आपको कितनी दी हुई है, पढ़ो क्वेश्चन में, वो दी है 236। मैं अगर डिवाइड करूंगी तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2.07 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज़ माई अल्फ़ा। अब इस पर्टिकुलर अल्फ़ा को आपको यहाँ पे पुट करना है, बट डायरेक्टली यहाँ पे पुट मत करो। देखो, अगर मान लेते हैं आपके पास एक BOH होता, ठीक है, जो कि B+ और OH नेगेटिव में टूट जाता, तो T = 0 पर उसकी कंसंट्रेशन होती A, इन दोनों की होती 0। T = इक्विलिब्रियम पे पहुँचते पहुँचते वो हो जाता A-X, ये हो जाता X, ये हो जाता X, जिसे हम लिखते A-A अल्फ़ा, जिसे हम लिखते A अल्फ़ा, जिसे हम A लिख अल्फ़ा। अगर आप इसके KB का एक्सप्रेशन बनाओ तो KB का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B+, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ BOH। कंसंट्रेशन ऑफ B+ आपके पास कितनी है A अल्फ़ा, OH नेगेटिव कितनी है A अल्फ़ा अपॉन में A-A अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा A² अल्फ़ा स्क्वायर। A को अगर कॉमन निकाल लें 1 - अल्फ़ा, A कट गया तो आएगा A अल्फ़ा अपॉन में 1 - अल्फ़ा। अब आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करिए। A की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 0.0312। अल्फ़ा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 2.07 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 1 - अल्फ़ा, तो 1 - अल्फ़ा कितना आ जाएगा 0.0207। सॉल्व कर लो, के भी आ जाएगा। तो कैसा है, कब हमें अल्फ़ा लेना है क्वेश्चन में और कब हमें अल्फ़ा क्वेश्चन में नहीं लेना है, ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी। या तो डायरेक्टली आपको बोल देगा कि क्वेश्चन में 40% डिसोशिएट हो रहा है, 30% डिसोशिएट हो रहा है, तो समझ जाना कि अल्फ़ा वाला सवाल है। अगर नहीं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली हिंट देगा, तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का अपने निकाले हुए वैल्यू के साथ रेशो लेना, फिर आपको पता चलेगा, है ना। डन। अच्छा, इसमें मैडम x निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब क्वेश्चन में अल्फ़ा इंट्रोड्यूस हो जाए तो आप समझ जाना कि आपको x मतलब वो जो रहता है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे हम लोगों का जो डिस्कशन था इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के प्रति, वो फ़िलहाल मैं ओवर करती हूँ। देखो, न्यूमेरिकल्स का कभी कोई अंत नहीं होता। मैं चाहूँ तो और अलग अलग रेफरेंस किताब लेकर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा सकती हूँ, बट मैं बता दूँ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की सारी कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व होती रहती है कि एक की वैल्यू पुट करो, उधर पुट, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग के 3 न्यूमेरिकल्स कराए ना, बस उसी के अराउंड ये निकालो, वो निकालो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। ये जो मैंने आखिरी के 2 बताए ना, ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं बोर्ड से। JEE वगैरह के स्तर के हैं, वहाँ पूछे जा सकते हैं। हाँ, बोर्ड्स में लेकिन कभी ये पूछा जा सकता है अल्फ़ा निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशो लेकर आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का एक आखिरी डिस्कशन था। इसके बाद अब हम लोग कल जो डिस्कशन करेंगे, कल हमारा जो बेसिकली डिस्कशन होगा, वो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स का, बट कोलरॉश लॉ। नो डाउट कल वाले क्वेश्चंस में भी कंडक्टिविटी रहेगी, बट कोलरॉश लॉ
जिसका न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में 100% आता है एक्सप्लेन कॉलरॉश लॉ विद सूटेबल एग्जाम्पल और उसका एक न्यूमेरिकल। तो कल हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो कॉलरॉश लॉ से रिलेटेड करेंगे और परसों हम फिर से एक और बार न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो कॉलरॉश लॉ और आज की क्लास का मिला जुला मिश्रण रहेगा, दोनों का मिक्सचर, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट खैर अभी फ़िलहाल कल का टॉपिक मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, कल हम कॉलरॉश लॉ पे बातचीत करेंगे। इस वीडियो क्लास के बाद फ़िलहाल जो आपको ये वाला क्वेश्चन जो दिया है आपको उसकी कॉपी चेकिंग करवानी है और उसके अलावा फिर मैं और क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर करूँगी, आपको उसकी कॉपी चेकिंग करानी है।